नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारतीय साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसके आंसर राइटिंग के तरीके को समझेंगे कि किस तरह से हमें उत्तर देना चाहिए। जैसे सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न आता है या फिर अन्य भी जो भी प्रश्न आते हैं उसके उत्तर कैसे लिखने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो हम इसी के आधार पे प्रश्न के पैटर्न की चर्चा करेंगे। इसमें हमें 3 व्याख्या दिया गया है। सप्रसंग व्याख्या करना है। 10-10 नंबर के 3 व्याख्या रहेंगे और 4-15 नंबर के प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न में एक एक ऑप्शनल है अथवा है। हम इसका उत्तर लिखकर नहीं देने वाले हैं बल्कि इसके उत्तर लिखने की तरीका को बताने वाले हैं। इसमें एक प्रश्न में 2-2 प्रश्न दिए गए हैं, एक अथवा करके। तो मैं इसके अथवा वाले प्रश्न को भी बताऊंगा। आपको एक ही प्रश्न करने होंगे। पहले हम बात करते हैं सप्रसंग व्याख्या की। सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखी जाती है ये आप सबको भी पता होगा कि पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर विशेष लिखते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि संदर्भ और प्रसंग में उसके भावार्थ को लिख देते हैं या फिर उसके सारांश को ही संदर्भ प्रसंग में बता देते हैं। तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैं आपको अभी इसका सही तरीका बताता हूँ। जब हम संदर्भ लिखते हैं तो उसमें हमें बताना होता है कि यह किस रचना से उद्धृत है, कौन इसके लेखक है। सामान्यतः बहुत लोग लिख देते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ यहाँ से उद्धृत है, इसके लेखक ये हैं। लेकिन जब आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं तो आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती हैं कि आप केवल लेखक का नाम लेकर आगे बढ़ जाएंगे। आपको यह जानकारी होगी कि वे लेखक कितने प्रखर है, उनकी रचनाएं किस प्रकार की होती है, वे किस काल के हैं। तो आपको संदर्भ में लेखक के नाम के साथ विशेषण को जोड़ना होगा, उनकी विशेषता को बताना होगा। जैसे अभी हमारा पहला जो पद है वो है राम काव्य के जन्म से उद्धृत है। तो इसमें हम वाल्मीकि जी के बारे में कोई विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित राम काव्य के जन्म से उद्धृत है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित। जैसा कि आप भी जानते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आप जब पहली ही पंक्ति में अपने लेखन कौशल को दिखाते हैं तो परीक्षक इससे प्रभावित होते हैं और इससे आपके नंबर में इजाफा हो सकता है। तो इस प्रकार आप संदर्भ लिखेंगे। जब हम इसके प्रसंग की बात करते हैं तो प्रसंग में हमें यह बताना होता है कि ये घटना कब की है। जैसे किसी भी संवाद या फिर कोई भी पंक्तियाँ दी होती है तो उसकी पृष्ठभूमि हमें प्रसंग में बतानी होती है। इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं यह घटना उस समय की है जब वाल्मीकि शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर घूम रहे थे। उन्होंने एक शिकारी को क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध करते देखा। मादा पक्षी अपने साथी के वध से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। तो ये हम इसकी पृष्ठभूमि बता रहे। व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या में हम इसके सरलार्थ को विस्तार से लिख सकते हैं, इसके भावार्थ को लिख सकते हैं। व्याख्या हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कवि कहते हैं देख कर तब विकल क्रौंची बह चली वाणी सहज व्याध चरित्र अधर्म ले द्रविड़ उर का मर्म। यानी कि जो विकल क्रौंची है यानी जो स्त्री क्रौंची बची हुई है जिनका जोड़े में से जब नर क्रौंच का वध कर दिया गया है व्याध के द्वारा, तो जो स्त्री क्रौंची बची हुई हैं वो विलाप कर रही हैं
उसे देखकर वाल्मीकि के हृदय में महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। उनके मुख से एक श्राप मतलब वाणी सहज निकल जाती हैं व्याध के अधर्म के चरित्र को लेकर। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्रौंच पक्षी एक शांति प्रिय जीव है। नौर क्रौंच का वध प्रेम और जीवन के संतुलन को तोड़ता है। वाल्मीकि का हृदय इस असामयिक वध और मादा पक्षी के विलाप से करुणा से भर जाता है। यहाँ व्याध चरित्र अधर्म से तात्पर्य है कि शिकारी ने जो कर्म किया वह धर्म के विरुद्ध था। जीव हत्या विशेषकर प्रेम और समर्पण के प्रतीक प्राणी का वध हिंसा और अन्याय के प्रतीक है। वाल्मीकि का द्रविड़ मर्म यानी उनका संवेदनशील हृदय इस करुणा को व्यक्त करने का माध्यम बनता है। अनायास ही उनके मुख से एक श्लोक प्रवाहित होता है जिससे साहित्यिक इतिहास का पहला श्लोक माना गया है। तो ये इसकी व्याख्या हो सकती हैं। इसके बाद हम इसके विशेष को लिखेंगे। व्याख्या में और भी हम इसे विस्तार में लिख सकते हैं कि इसमें क्या संदेश दिया गया है। जैसे हम लिख सकते हैं इस पंक्ति में यह संदेश छिपा है कि करुणा और संवेदनशीलता किसी भी रचनात्मकता की आधारशिला होती है। अधर्म के प्रति विरोध और न्याय के प्रति निष्ठा ही मानवता का मूल आधार है। और भी आप अपने हिसाब से इसको विस्तार से लिख सकते हैं। इसके बाद जब विशेष की बात आती है तो विशेष को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो विशेष में हमें भाषा, शिल्प, अलंकार, उस रचना का रूप जैसे उसमें गीत या फिर दृश्य, रंग, संकेत, ये सब इसमें बताना होता है। भाषा में हम बता सकते हैं जटिल भाषा है या फिर सरल भाषा है। और शिल्प में इसमें कौन सा छंद है। अलंकार बता सकते हैं इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं ये काव्य गीत के रूप में लिखा गया है तो इसमें लयात्मकता को बता सकते हैं। इनकी रचनाओं के माध्यम से आपके मानस पटल पे दृश्य कैसा बनता है उसके बारे में बता सकते हैं। विभिन्न चीज़ें हम विशेष में बता सकते हैं जो व्याकरणिक है या फिर जो भी इसमें आपको विशेष लगता है वो आप विशेष में लिख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आप अगर चाहे तो लिख सकते हैं, ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन भाव साम्य। इस रचना को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है वो आपको इसमें बताना होता है भाव साम्य में। तो यहाँ पे हमारा सप्रसंग व्याख्या समाप्त होता है। प्रश्न के माध्यम से आपको ये आइडिया हो गया होगा, अंदाज लग गया होगा कि किस प्रकार से सप्रसंग व्याख्या लिखी जाती है। उसके बाद इसके बाद पहले के अथवा में जो हमारा पद है, आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी है 4-5 सारी रचनाओं पे मैंने वीडियो बनाया है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो उसमें अगर आप देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये उत्तर मेघ का पद है जिसमें कालिदास बताते हैं कि यक्ष अपनी प्रेमिका यक्षिनी से दूर है और मेघ के माध्यम से वह संदेश भेजना चाहता है, इसलिए वह यक्षिनी का सौंदर्य चित्रण करता है। इस पद में वे सौंदर्य चित्रण का नहीं बल्कि उनकी दैनिक दिनचर्या का व्याख्या मतलब बता रहे हैं कि वो क्या करती मिलेगी। तो आप जब उन सब व्याख्या वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी व्याख्या समझ में आ जाएगी। दूसरे प्रश्न में इसमें है ऐसो राम अंतर्जामी। ये नामदेव के पद है। मैंने नामदेव के पद की भी व्याख्या कराई है, तो उस वीडियो में आपको इस पद की व्याख्या मिल जाएंगी। उसके बाद है मुझ पर वे चाहे हंसे हजारों बोल कसे। ये ललद्यत के पद हैं जिसमें वो बता रही हैं कि उन पर दुनिया हंसे या फिर कितना भी बोल कसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपने ईश्वर की सच्ची भक्ति में लीन हैं। इसकी भी व्याख्या मैंने अपलोड की हुई है,
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है, ये कहानी में से उद्धृत है, काबुली वाला कहानी में से। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा मेरी दुहिता द्वार के पास बेंच के ऊपर बैठकर अनर्गल बातें कर रही हैं और काबुली वाला उसके पैर के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। ये काबुली वाला में से है। इसकी कहानी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। मैंने कहानी पे वीडियो नहीं बनाया है, कहानी की विशेषता पे एक वीडियो मैं बनाया हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में है। और एक दूसरी वीडियो जो किसी और चैनल की है वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से आप कहानी को सुन सकते हैं या फिर आप कहानी को पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद इसके अथवा में जो हमारा पद है वो है पीत वस्त्र श्याम शरीर अति रुचिकर। ये हमारे नाटक का है। इसमें अंतिम पंक्ति में आप देख रहे हैं, यह कृष्णदास शंकर कहे हैं। तो शंकर देव ने इसकी रचना की है राम विजय नाटक की। तो ये राम विजय नाटक में से संकलित है। इसमें शंकर देव जी ने राम के रूप का वर्णन किया है। इसकी भी व्याख्या मैंने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके बाद अन्य प्रश्नों को देखें तो आपको 15 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे। यहाँ जो हमारा दूसरा प्रश्न है, संस्कृत लौकिक साहित्य के स्वरूप और उसकी व्याख्या पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में है उर्दू साहित्य का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। ये दोनों प्रश्न यूनिट फर्स्ट का है। तो इस प्रश्न पत्र के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट से एक क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आप यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लें। चूँकि समय कम है तो मैं इस प्रश्न का पूरा लाइन बाय लाइन उत्तर नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 में देखें तो प्रश्न है कालिदास कृत उत्तर मेघ में व्यक्त विरह भावना पर प्रकाश डालिए। जब आप उत्तर मेघ पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि यक्ष यक्षिणी से दूर है और वो अपना प्रेम संदेश भेजने के लिए बादल से बात कर रहा है। वह मेघ को बताता है, अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करता है और अपनी प्रेमिका के दिनचर्या को बताता है कि वो अभी तोता मैना से पूछ रही होंगी क्या मेरे प्रेमी तुम्हें याद आ रहे हैं, या फिर वो गीत गुनगुनाती होंगी। इन सब चीज़ों का आप यहाँ पे उल्लेख करके इनकी विरह भावना को व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रकाश डाल सकते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न है वो है शब्द वर्ण राम काव्य की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। भाषा शैली की विशेषता कैसे लिखी जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम सप्रसंग व्याख्या में विशेष में भाषा का उल्लेख करते हैं तो वहाँ तो हम 1-2 लाइन में भाषा को बताते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब हमें 15 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि इसकी भाषा की विशेषता बतानी है तो हमें तो बस भाषा शैली की विशेषता में बस सरल और पात्रानुकूल बोलकर निकलने से तो काम नहीं चलेगा। तो इसमें हमें विस्तार से बताना होगा कि लेखक ने किस प्रकार के शब्दों का चयन किया है अपनी भाषा में, उनकी भाषा किस प्रकार की है, गीतात्मक है या फिर श्लोक के माध्यम से है या फिर संवाद है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, संवादात्मक। और उनकी भाषा जटिल है साधारण है, ये तो आप सभी लिखते ही होंगे। पात्रों के अनुकूल है या नहीं, भौगोलिक सीमा भी भाषा को निर्धारित करती हैं। विशेष पात्र की भाषा विशेष होती है, जैसे कोई नौकर है तो उसकी भाषा अलग होगी, मालिक की भाषा अलग होती है। वैसे यहाँ तो हमारे भारतीय साहित्य में कहानी है एक ही और कविता है, तो इसमें तो उस प्रकार से हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पात्रानुकूल भी भाषा अलग अलग होती हैं। जब भाषा शैली की विशेषता की बात होती है तो हम इसमें किसी विशेष पात्र की भाषा पर टिप्पणी कर सकते हैं कि इसमें लेखक ने इसकी इस चरित्र की भाषा में ये लिखा है,
इसका उल्लेख करके हम उसका विस्तार कर सकते हैं। फिर उसमें व्याकरण को भी बता सकते हैं कि इनके भाषा में व्याकरण का किस प्रकार का समन्वय देखने को मिलता है। अलंकारिक भाषा हो सकता है। फिर उसके बाद हम ये बता सकते हैं प्रतीकात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा, यानी कि जब लेखक किसी की वेशभूषा बताते हैं, सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो उसमें चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो ये पहने हुए है, उसके बाद ये है। जब उसे पढ़ते हैं तो हमारे मानस पटल पे एक चित्र बनता है। तो इसके बारे में हम बता सकते हैं कि इस प्रसंग में लेखक ने यहाँ पे चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल देकर आपको बताना होगा। इस तरह से हम भाषा शैली की विशेषता बता सकते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा प्रश्न है उसमें है संत नामदेव की भक्ति भावना का वर्णन। संत नामदेव की पदों की व्याख्या मैंने कराई है, उसे आप देख लीजिए। और जब संत नामदेव की भक्ति भावना का वर्णन करने की बात आती है तो हम इनकी तुलना कबीर से कर सकते हैं, इनकी तुलना गुरु नानक देव से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। और मैंने अपने उस वीडियो में भी बताया है कि ये कबीर से मिलते थे, कबीर के माध्यम से भी मतलब इनका उत्तर भारत में प्रचार प्रसार हुआ। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और इसकी तुलना आप कबीर से करेंगे तो कबीर के 2-4 दोहे आपको याद होने चाहिए जो इनकी भावनाओं से मिलते हैं, जो कि एक ईश्वरवाद का समर्थन करती हो, या फिर जाति का विरोधी ये करते थे। जाति पाति समाज में भेदभाव रहित समाज का निर्माण करने की कोशिश की इन्होंने। तो इनकी भावनाएं कबीर से मिलती थी। और भी मैंने इनके पदों की व्याख्या कराई है, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें इनका 4 पद लगा हुआ है। उसका अंतर्यामित्व और एकमात्र स्वामी, प्रार्थना और एक और जो भी हो, तो उसको आप देख लेंगे। उसके हिसाब से आपको भक्ति भावना का वर्णन करना है। उसके बाद ललाद्यत के पदों की मूल संवेदना पर प्रकाश डालना है। मूल संवेदना हम कैसे लिखते हैं, तो आइए मूल संवेदना की बात करते हैं। इस प्रकार मैं बताया, सप्रसंग व्याख्या में पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर विशेष लिखते हैं। उसी तरह जब हम मूल संवेदना लिखते हैं तो उसमें पहले भूमिका लिखते हैं, जिसमें हम उस कहानी या फिर कविता की भूमिका बताते हैं। उसके बाद उसमें जो मुख्य बातें हैं, मुख्य विषय वो लिखते हैं। उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं। ये इसका क्रम है। अब हम इसमें लिखते क्या हैं, देखिए, मूल संवेदना, मूल का अर्थ होता है मुख्य, संवेदना का अर्थ फीलिंग होता है, आप जानते ही होंगे। तो मूल संवेदना में उस रचना के केंद्रीय भाव को बताया जाता है कि उस रचना का उद्देश्य क्या है, वो रचना क्या संदेश देती हैं, किस भावना से इसकी रचना की गई है, इसका मुख्य विषय क्या है। इसकी व्याख्या हम मूल संवेदना में करते हैं। आशा करता हूँ आप मूल संवेदना समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है काबुलीवाला कहानी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, राम विजय नाटक के कथ्य को स्पष्ट कीजिए। कथ्य से क्या तात्पर्य है ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम कथ्य लिखने की बात करते हैं, कथ्य को स्पष्ट करने की जब बात आती है, तो उसमें हम उसके रचना का मुख्य विषय वस्तु और उसके उद्देश्य और उसमें जो घटनाएं घटित होती है इसे बताते हैं।
कथ्य का मुख्य अर्थ यही होता है कि वो मतलब रचना क्या कहना चाह रही हैं। तो इसमें हम मुख्य विषय वस्तु में कथा का सार लिख सकते हैं कि इसका क्या सारांश है, वो लिख सकते हैं, भावार्थ लिख सकते हैं। इसके बाद घटनाओं में हम लिख सकते हैं कि इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, उनका क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है। उसके बाद उद्देश्य में हम लिख सकते हैं इसमें जो मुख्य संदेश है, ये रचना क्या हमें बताती है, इस क्या संदेश देना चाहती हैं। इसके बाद हम संक्षेप में कहानी का क्रम बता सकते हैं या फिर कविता का क्रम बता सकते हैं कि क्या क्या इस कविता में घटित होता है। कथ्य को इस प्रकार लिखते हैं। मैंने अभी सप्रसंग व्याख्या, भाषा शैली, मूल संवेदना और कथ्य को लिखने की विधि बताया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। प्रश्न का पैटर्न यही रहेगा, 3 सप्रसंग व्याख्या रहेंगे, एक भाषा शैली का प्रश्न रहेगा, एक मूल संवेदना का प्रश्न रहेगा और एक कथ्य स्पष्ट करने का प्रश्न रहेगा। प्रश्न पूरा सेम टू सेम नहीं रहेगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। इसमें रचनाएं ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे इसमें ललाद्यत के पदों का मूल संवेदना है तो इसके जगह संत नामदेव के पदों का मूल संवेदना हो सकता है, या फिर किसी और रचना की मूल संवेदना हो सकती है, लेकिन मूल संवेदना का प्रश्न रहेगा। जिस तरह से इसमें राम विजय नाटक का कथ्य स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, तो किसी और रचना का कथ्य स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है। राम विजय नाटक का कुछ और प्रश्न आ सकता है, इसकी भाषा शैली आ सकती है। तो आपको मैं बता दिया हूँ कि किस तरह से लिखना है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर लें। आपके पाठ्यक्रम की सारी रचनाओं पर मैंने वीडियो बना दिया है, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उसे देखकर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें पर्सनल मैसेज कर हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।